असम में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन यहाँ का सियासी समीकरण दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल जुदा है। यही वजह है कि इस बार दोनों ही दल असमंजस में हैं। भाषाई तौर पर कई उपभागों में बंटा असम इस बार किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। असम का किला जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बंगाल के चुनाव प्रचार से पूरी तरह नदारद दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ असम में पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के तमाम नेता असम में डेरा जमाए बैठे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी असम में अपना किला बचाने के लिए अपने तमाम सियासी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह हों या फिर जेपी नड्डा या फिर प्रदेश के बीजेपी नेता, कुर्सी बचाए रखने के लिए बीजेपी हर तरकीब अपना रही है। असम की राजनीति में कई फैक्टर हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ जाति, धर्म, भाषाई राष्ट्रीयता, प्रवासन और अभाव शामिल है। राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा भाषा और धर्म के बीच रहता है, जिससे साधना हर पार्टी की प्राथमिकता में शामिल होता है। सबसे पहली गारंटी कि हम सीएए के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। टी गार्डन श्रमिकों का जीवन आसान बनाने के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए की सरकार चाय जनजाति के साथियों को विशेष रूप से बहनों को सम्मान का, गरिमा का जीवन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत में अगर किसी राज्य में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है असम। यहाँ दो अलग अलग समय पर बड़ी संख्या में पलायन की लहरें देखी गई हैं। ये पलायन भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद की हैं, जिसे आज टी और एक्स टी गार्डन ट्राइब के रूप में बताया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में पलायन करके भारत में आने वालों को असम सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता भी दी गई, लेकिन इनका विकास दूसरे वर्ग के मुकाबले उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, और इस बात को यहाँ की सरकार भी स्वीकार करती है। असम की आबादी में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी वर्ग की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। यह आबादी सांस्कृतिक रूप से चाय जनजातियों से बहुत अलग है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं। असम को 5 उप क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें ऊपरी असम, निचला असम, उत्तरी असम, मध्य असम और बराक घाटी शामिल है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटने के बाद असम इकलौता राज्य है जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी इतनी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिमों की आबादी 34.2% थी। 27 में से 15 जिलों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी राज्य के कुल औसत से कम है, जबकि 9 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा हैं। राज्य में 2011 में की गई जनगणना के अनुसार असम में बंगाली बोलने वाले भी कम नहीं हैं। असम में बंगाल बोलने वालों की हिस्सेदारी 28.9% है। असम में बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू भी रहते हैं। बराक घाटी की 3 जिलों में बंगाली बोलने वालों की आबादी 80.5% है। बराक घाटी की 3 जिलों में विधानसभा की 15 सीटें हैं। उप क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 48.1% है। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि असम में बंगाली हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है। इस तरह से राज्य में उन मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है जो कि असमिया भाषा बोलते हैं, और इसलिए धार्मिक भाषाई के आधार पर सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश में हिंदू वोट की राजनीति को अहमियत दी है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बीजेपी को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर प्रदेश की सत्ता में संतुलन बनाए रखना हो तो मुस्लिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश में हिंदू वोटरों को साधने में कुछ हद तक कामयाब भी रही है। हालांकि ये सफलता उस तरह से नहीं मिली जितनी पार्टी को उम्मीद थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि असमिया भाषी हिंदू और बंगाली हिंदुओं के बीच हमेशा से मनमुटाव रहा है। बंगाली हिंदू बड़े पैमाने पर प्रवासी हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच मनमुटाव हमेशा रहता है। ऐसे में इस बार के चुनाव में असमिया और गैर असमिया भाषा बोलने वालों के बीच कैसा तालमेल रहता है, क्योंकि अगर इन्हें साधने में बीजेपी कामयाब रहती है तो उन्हें सत्ता तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। बीजेपी से पहले कांग्रेस ही यहाँ की सत्ता पर लगातार 15 साल तक काबिज रही है और इसलिए उसका वोट बैंक भी इन वर्गों में काफी मजबूत है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस इन समीकरणों को साधने में कामयाब रहती है या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।